तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो एसएससी जीडी 2025 के लिए जो नवीन सर की जीएस की प्रैक्टिस सेट 3 बजे चल रही है उसका हम रैपिड रिवीजन करेंगे और साथ ही में इसके हैंड रिटन नोट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फ्री में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो अपलोड पहले ही कर दिया गया है, क्लास हम थोड़ी सी बाद में बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन ये है कि कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट है को प्रतिबिंबित करने के लिए विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटे द्वारा प्रतिष्ठित है। किसके द्वारा? अद्वितीय मुखौटों के द्वारा जो है वो कथकली नृत्य को किया जाता है, जो कि कहाँ का है? एक केरल राज्य का है और ये सदियों पुरानी मार्शल आर्ट है। कथकली जो है वो क्या है? एक मार्शल आर्ट है। कथकली के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आकाश तत्व का इसको प्रतीक माना जाता है कथकली को। कथकली में 5 रूप होते हैं कला के। पहला होता है लिटरेचर, जिसको हम साहित्य बोलते हैं। दूसरा होता है पेंटिंग, फिर होता है डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग। इसमें जो है डांस भी होता है, एक्टिंग भी होती है, पेंटिंग भी होता है, साहित्य को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो पहले तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है मोहिनी अट्टम। इसके अलावा मोहिनी अट्टम केरल का है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। गलती से हो गया। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम में क्या होता है? भगवान विष्णु के स्त्री रूप को दिखाते हैं। किसमें? मोहिनी अट्टम में। मोहिनी का मतलब क्या होता है? जो मोहले। मोहिनी का मतलब होता है स्त्री से। और किसके स्त्री रूप को? तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप को। सतरिया कहाँ का है? तो सतरिया जो है वो असम का है। और सतरिया नृत्य जो है इसमें क्या होता है? तो इसमें अंकिया नाट का प्रदर्शन किया जाता है। नागालैंड की बात कर लेते हैं। तो नागालैंड में एक तो लिम, जिसको नूरा लिम बोलते हैं, दूसरा चोंग, रेंगमा, मोडसे। नाग से याद रखेंगे, रेंगता कौन है? मुड़ मुड़ के कौन चलता है? बांस की तरह कौन होता है? नाग होता है कि नहीं होता है? ठीक है। हॉर्नबिल त्यौहार, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चलाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल एक पक्षी भी है, इसी की याद में जो है वो हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। सदल, केनई और जेलियांग, ये कहाँ के हैं? ये सभी नागालैंड के त्योहार हैं। मिजोरम की बात कर लेते हैं। तो मजे ले रहे हो तुम खुले खुले में। किसके साथ में? खान के साथ में चिल्लम फूक के। क्या? खान के साथ में चिल्लम फूक के तुम खुले में मजे ले रहे हो। तो ये कहाँ के त्योहार हैं? मिजोरम के। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो पुआ लेकर तुम क्या हो गए? पाके। पेका, पेका का मतलब क्या होता है? पाई के। पुआ पाई के तुम उड़ गए। ठीक है, तो गोटी पुआ और पेका कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के त्योहार हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो बांचो और पासी, ये कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। बिहार के कौन कौन से हैं? तो जाट और जाटिन जो हैं ये बहुत फेमस है। और विदेशिया, जिसमें ईया वर्ड लगा हो, बिना सोचे समझे आप 98% बिहार पर टिक कर सकते हैं, जिस भी रूट वर्ड में ईया लगा हो। ठीक है, तो विदेशिया है, जिजिया है, ये सभी कहाँ के त्यौहार हैं? ये सभी बिहार के त्यौहार हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो पंडवानी और सुआ, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ के त्योहार माने जाते हैं। पंडवानी से कौन सी संबंधित फीमेल है जो बहुत चर्चित रही हैं? तो तीजन बाई जो है वो पंडवानी की सबसे फेमस फीमेल हैं। गोवा की बात कर लेते हैं। तो मांडो और रणमाले, ये कहाँ के त्योहार हैं? तो गोवा के हैं। सरनवन, चिक्कल कालो, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी गोवा के हैं। ठीक है, त्योहार। गुजरात की बात कर लेते हैं। तो हल्ली साका और टिप्पाणी, गुजर गुजर गए वो, लेकिन उनकी टिप्पणी होना बंद नहीं हुई। कर्नाटक के कौन कौन से हैं? तो बीर गासे, लाम्बी, ये कहाँ के हैं? तो ये सभी कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। ठीक है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारतीय संगीतकार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने क्या किया था? भारतीय संगीत में सर्वोच्च सम्मान जो होता है नागरिकों का, भारत रत्न, इसको सबसे पहले 1998 में प्राप्त किया था। किसने? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। देखो, भारत रत्न ने कब मिला था? तो 1998 में मिला था। पद्म विभूषण कब मिला था? तो 1975 में मिला था। रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? तो 1974 में मिला था।
और इन्होंने यूएन में प्रदर्शन कब किया था? तो 1966 में इन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया था। पंडित रविशंकर की बात कर लेते हैं। तो पंडित रविशंकर को जो है वो 1999 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के मिलने के बाद जस्ट इन्हें ही मिला था, जो कि सितार से संबंधित हैं। और इनकी एक पुत्री है अनुष्का शंकर, वो भी सितार से संबंधित हैं। और ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले पुरुष बने थे। कौन? पंडित रविशंकर। और कब इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो 1968 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां की बात कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जो कि तबला वादक हैं, इनके पुत्र जाकिर हुसैन, जिनकी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मृत्यु हुई है, वो भी किससे संबंधित हैं? तो तबला से संबंधित है। और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था? तो लता मंगेशकर के साथ में बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2001 में। और लता मंगेशकर जी को भी जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं। देखो जाकिर हुसैन जो है वो बिस्मिल्लाह खां के ही बेटे हैं। इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था जाकिर हुसैन को? तो 2023 में जो है, ये बहुत ज़्यादा आगे पूछा जाएगा क्योंकि इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो इनके ग्रैमी अवार्ड, पद्म भूषण ये सभी आपको याद होने चाहिए। इन्हें पद्म भूषण कब मिला है? तो 2002 में मिला है। पद्म भूषण 2002 में मिला, फिर पद्म विभूषण जो है वो 2023 में मिला है। और ग्रैमी अवार्ड जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही इन्हें 2024 में मिला है। आर.डी. बर्मन जो कि एक म्यूजिशियन थे, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पंचम दा के नाम से जाना जाता है। किसको? आर.डी. बर्मन को। ए.आर. रहमान की बात कर लेते हैं। तो इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास के रूप में हम जानते हैं। इन्हें ऑस्कर अवार्ड जो है वो 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए एक मूवी आई थी जिसका गाना है जय हो, उसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के सॉन्ग के लिए, जिसका सॉन्ग का नाम क्या है? जय हो है। ठीक है, कब? 2009 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। किसको? ए.आर. रहमान को। तन्वी शाह की बात कर लेते हैं। तो तन्वी शाह जो है, इन्हें भी 2010 में ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली फीमेल बन गई थी। और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे पंडित रविशंकर, जो कि सितार से संबंधित हैं। और तन्वी शाह को भी जय हो सॉन्ग के लिए जो है बाद में इन्हें अवार्ड दिया गया था। भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता के लिए कप कौन सा है? तो भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता के लिए जो कप है वो है बेटन कप। कौन सा है? बेटन कप है। भारत में जो हॉकी खेली जाती है उसकी टाइमिंग क्या होती है? ओवरऑल अगर बात करें तो 60 मिनट होती है। ठीक है, जिसमें पहले 15 मिनट गेम खेला जाएगा, उसके बाद में 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, फिर 15 मिनट खेला जाएगा। जब हाफ हो जाएगा उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, फिर 15 मिनट खेला जाएगा, उसके बाद में 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और अंत में 15 मिनट का गेम चलता है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हॉकी में जो है वो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि पहला गोल्ड मेडल अपने पास आया था हॉकी में 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, जब इनको आयोजित किया गया था। किसको? ओलंपिक गेम्स को। ठीक है, और अंतिम जो है वो अंतिम की बात कर लेते हैं। तो मॉस्को ओलंपिक में 1980 में जो है वो अंतिम बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन 42 साल बाद जो है अभी कुछ टाइम पहले शायद ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था ओलंपिक में। ठीक है, इसके बाद में हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो हॉकी वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है वो 1971 में होती है। कहाँ से? बार्सिलोना, स्पेन से इसकी शुरुआत की जाती है। 1975 में जो है वो भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था फर्स्ट टाइम। जिसके कैप्टन कौन बने थे? तो अजीत पाल जी सिंह जो है इसके कैप्टन बने थे। और उस टाइम जो है वो भारत ने किसको हराकर 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता था? तो पाकिस्तान को हराकर जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। पहला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कब आता है? तो पहला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है वो 1928 में आता है। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो कलकत्ता क्लब जो है वो हॉकी का सबसे पुराना क्लब माना जाता है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1885 में हो गई थी। कबड्डी की संजीवनी शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। कबड्डी की संजीवनी शैली को, किसको? कबड्डी की कितनी शैलियाँ होती हैं? तो कबड्डी की 4 शैलियाँ होती हैं, जिसमें संजीवनी शैली को सबसे ज़्यादा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है।
ठीक है। कबड्डी की कितनी शैलियाँ हैं? 4 हैं, जिनमें एक है अमर, दूसरी है हुट्टूटू, तीसरी है गावनी और चौथी है कौन सी? संजीवनी। ठीक है। तो संजीवनी को ही जो है वो आधिकारिक तौर पर संजीवनी शैली को ही मान्यता प्राप्त है और यही ज़्यादातर पूछी जाती है। कबड्डी मैच की बात कर लेते हैं। तो कबड्डी मैच में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मेल की जो मैदान होता है उसकी क्या लंबाई चौड़ाई होती है और फीमेल की मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो मेल की जो होती है वो 13 बाई 10 मीटर होती है और फीमेल की शुरुआत में 1 कम कर दो और लास्ट में 2 कम कर दो, तो 12 बाई 8 जो है वो फीमेल की मैदान की चौड़ाई होती है। मेल की अगर बात करें तो 40 मिनट तक गेम होता है, जिसमें 20-20 मिनट के 2 पार्ट होते हैं और बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। फीमेल की बात कर लेते हैं तो 30 मिनट का ओवरऑल गेम होता है, जिसमें 15-15 मिनट के 2 गेम चलते हैं और जिसमें 5 मिनट का जो है वो ब्रेक दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में कबड्डी में जो प्लेयर्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? वैसे तो अगर कबड्डियों की संख्या पूछी जाए खिलाड़ियों की तो 7 होती है, लेकिन हम एक्स्ट्रा कितने प्लेयर्स जो हैं वो साइड में रहते हैं, तो एक्स्ट्रा 5 प्लेयर जो हैं वो साइड में रहते हैं। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कबड्डी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, तो नॉर्मल सी बात है 7 होती है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब से होती है? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है वो 2014 से होती है और आईपीएल की शुरुआत कब होती है? तो 2008 से आईपीएल की शुरुआत होती है। रेड टाइम कितना होता है कबड्डी में, प्रो कबड्डी लीग में? तो 30 सेकेंड होता है। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि प्रो कबड्डी लीग में रेड लाइन का टाइम कितना होता है? तो 30 टाइम होता है। कबड्डी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है? तो ये जयपुर में स्थित है। और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? तो 2004 में जो है इसका कबड्डी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जयपुर में बनता है। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसकी पुस्तक है? तो ये माइक टाइसन की पुस्तक है, जो कि यूएसए लेखक हैं। फास्टर देन लाइटिंग की बात कर लेते हैं तो मतलब लाइट से भी फास्टर कौन है, यानी कि स्पीड की बात हो रही ना, स्पीड में कौन आता है? तो उसेन बोल्ट जो है इनकी बात होती है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो जमाइका से ये बिलोंग करते हैं। जमाइका वो वाला जो हनी सिंह का गाना है, ठीक है, वही वाला जमाइका है, चलेंगे जमाइका, ठीक है, वो वाला। मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो मूवमेंट पुस्तक जो है वो CR7 किसको बोलते हैं? तो रोनाल्डो को बोलते हैं। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इनकी ये पुस्तक याद रखेंगे, मूवमेंट, ठीक है। अनस्टॉपेबल, कौन सा? अनस्टॉपेबल, ये किसकी है? तो ये है मारिया सारापोवा की, ठीक है। किसकी है? मारिया सारापोवा की है। बाकी इसके अलावा 2 पुस्तक और हैं, एक है अनफिनिश्ड और एक है अन करके ही ऐसे ही है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सर्व टू विन, ये किसकी है? तो सर्व टू विन जो है वो नोवाक जोकोविच की है, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सर्ब से ही याद रखेंगे सर्बिया, और सर्बिया से कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, ये किसकी है? तो ये डेविड बेलहम की है, जो कि इंग्लैंड की एक फुटबॉलर है। कौन है? फुटबॉलर है। कौन? डेविड बेलकम। गेम चेंजर की बात कर लेते हैं तो गेम चेंजर के नाम से किसको जाना जाता है? शाहिद अफरीदी को जाना जाता है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। और ये कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? तो ये सचिन तेंदुलकर की है और ये क्रिकेट से संबंधित है और ये भारतीय, सभी लोग इनको जानते होंगे। बिलीव किन की है? तो ये भी सुरेश रैना की है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है और ये भी भारतीय है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? तो ये भी सौरभ गांगुली की है, ये भी भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इन्होंने जब युवराज सिंह को कैंसर हुआ था उस टाइम इन्होंने ये अपनी पुस्तक लिखी थी और ये भी भारतीय क्रिकेटर हैं। मकर संक्रांति की बात कर लेते हैं तो मकर संक्रांति में जो है वो किसका त्यौहार होता है? तो स्नान और दान का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अन्य अन्य स्टेट में जो है वो मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में जो है वो खिचड़ी त्यौहार के नाम से जाना जाता है। असम की बात कर लेते हैं तो असम में माघ बिहू के नाम से जानते हैं और केरल में जो है वो मकर विलक्कू के नाम से जानते हैं। और मकर विलक्कू जो है वो सबरीमाला का मंदिर है, जिसमें भगवान अयप्पन को ये मंदिर समर्पित है। किसको है? भगवान अयप्पन को ये समर्पित है। एक माघ
माघ साजी किसको बोलते हैं? तो माघ साजी जो है वो हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को बोलते हैं। लोहड़ी में कहाँ मनाई जाती है? तो लोहड़ी जो है वो पंजाब में मनाई जाती है। उत्तरायण कहाँ बोलते हैं? तो गुजरात में जो है जब पतंग उड़ाने का उत्सव होता है, उसी को इंटरनेशनल पतंग उत्सव के रूप में जानते हैं, उत्तरायण को। किसको? उत्तरायण को। और गुजरात में जो है उस दिन पतंग पूरे शहर में उड़ाई जाती हैं। एलू बिरोधू की किस किस जगह पे बोला जाता है? तो एलू बिरोधू जो है वो कर्नाटक में इसको मकर संक्रांति को बोलते हैं। पोंगल कहाँ पर बोलते हैं? तो तमिलनाडु में बोलते हैं। पोंगल कितने दिन मनाया जाता है? तो 4 दिन मनाया जाता है, जिसमें पहला होता है भोंगी पोंगल, जिसमें इंद्र देवता की पूजा होती है। दूसरा होता है सूर्य पोंगल, जिसमें सूर्य देवता की पूजा होती है। फिर होता है मट्टू पोंगल, जिसमें बैल की पूजा की जाती है। और चौथा होता है कानुम पोंगल, जिसमें कन्या की पूजा जो है वो की जाती है। माघी संक्रांति कहाँ पर बोला जाता है? तो माघी संक्रांति जो है वो बिहार में बोली जाती है। पेड़ा पडुंगा कहाँ पर बोला जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। पाना संक्रांति कहाँ बोली जाती है? तो ये उड़ीसा में बोली जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान प्रस्तावना में अब देखना बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं, और आपको अभी समझा देंगे प्रस्तावना में क्वेश्चन कैसे आएगा। आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो आप लगाएंगे अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना का मसौदा किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है। पंथ निरपेक्ष अखंडता जो है ये शब्द कब जोड़े गए हैं? तो ये जो शब्द हैं वो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़े गए हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। कब? 26 नवंबर 1949 को है प्रस्तावना को भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था। राज्यों के गठन की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को होता है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होता है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। तेलंगाना जो कि सबसे नवीनतम राज्य के रूप में जाना जाता है, और तेलंगाना 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की जाती है। झारखंड की बात कर लेते हैं, तो ये 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना होती है। नवंबर को 1 नवंबर को चार यूनियन टेरिटरी और 8 राज्यों का गठन किया जाता है। कब? 1 नवंबर को। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, तो 21 जनवरी 1972 को इसकी गठन किया जाता है इन स्टेट का। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितनी शर्तें होती हैं? तो भारतीय कोई भी व्यक्ति है तो वो भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकता है? तो 5 प्रकार से प्राप्त कर सकता है। निवास स्थान, जैसे कि हम लोग रहते हैं, हम लोग पैदा भी यहीं पे हुए हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंश, जैसे मान लो पहले हमारे पिताजी या माताजी भारत में रहे और हम जो है वो अमेरिका में रहते हो, तो हम वंश के आधार पर जो है वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के कैसे? मान लो हम पहले भारत में रहते थे, फिर विदेश में चले गए, लेकिन विदेश में जाने के बाद हमने क्या किया, कुछ टाइम बाद हमारी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी गई, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको पंजीकरण दोबारा से करा दिया, तो जो है वो उसके द्वारा जो है वो दोबारा से हमको भारत की नागरिकता जो है वो प्राप्त हो जाएगी। प्राकृतिकरण, यानी कि अगर हम भारत में ही जन्म लेते हैं, ठीक है, तो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्षेत्र को शामिल करके, क्षेत्र को शामिल करके कैसे? मान लो जैसे कि कश्मीरी है, ठीक है, वो पहले पाकिस्तान के पास में था और अब भारत के पास में आ गया, तो जितना भी एरिया भारत के क्षेत्र में आया होगा, उन सभी को जो है वो भारतीय नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। नागरिकता अधिनियम कब आता है? तो नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में आता है। और नागरिकता अधिनियम में कितने बार संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक 6 बार संशोधन जो है वो हो चुके हैं। और नागरिकता अधिनियम कब आता है? तो ये पहले तो 1955 में आता है, फिर दोबारा से जो है वो 2019 में आता है। पारित कब किया जाता है नागरिकता अधिनियम? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया जाता है। और लागू कब कर दिया जाता है? तो 10 जनवरी 2020 को पूरे देश में जो है वो नागरिकता अधिनियम लागू कर दिया जाता है। ठीक है। संशोधन हुए हैं ये दोबारा से, ठीक है। और अंतिम बार जो संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है।
नागरिकता की बात कर लेते हैं तो नागरिकता का आर्टिकल जो है वो 5 से लेकर 11 तक है। और भाग की बात कर लेते हैं तो नागरिकता का जो वर्णन है वो भाग 2 में है। आर्टिकल 11 के अनुसार जो है वो क्या कहता है कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। किसको है? सिर्फ संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। भारत में जो एकल नागरिकता ली गई है वो कहाँ के संविधान स्रोत से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य कारण धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। बाहर से जो अरबवासी आए थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना प्लस अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इतना ही था। ठीक है। भारत पर अरब आक्रमण कब होता है? तो 712 ईस्वी में राजा दाहिर के दरबार में जो है 712 ईस्वी में सबसे पहले जो है आक्रमण किया जाता है। 711 में जो है अबैदुल्लाह बुदेल आता है। ठीक है। इसने क्या किया था? राजा दाहिर को हरा दिया था। सबसे पहले जो अरब आक्रमण होता है तो किसने हराया था राजा दाहिर को? तो एक अरब 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 आक्रमणकारी था जिसको हम बोलते हैं कासिम। किसके नाम से? कासिम के नाम से 712 में राजा दाहिर को इसने हरा दिया था। ठीक है। और सिंध पर क्या लगाया था कासिम ने? तो सिंध पर जो है वो जजिया कर लगाया था, कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। और ये पहला अरब आक्रमणकारी था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुए हैं? तो सबसे पहले ईरानियों के हुए हैं, उसके बाद में यूनानियों के हुए हैं, उसके बाद में इंडो ग्रीक के हुए हैं, फिर शक के हुए हैं, फिर पहलव के हुए हैं, फिर कुषाण के हुए हैं, और उसके बाद में अरब, और उसके बाद में तुर्क। ठीक है। ईरानी, यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, अरब, तुर्क। इसको याद रखेंगे, ये क्रम जो है वो आपसे पूछा जाता है। तराइन की पहली लड़ाई कब होती है? तो 1191 में जो है वो तराइन की पहली लड़ाई होती है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 1191 में, और जीता कौन था? तो 1175 में जो है वो मुल्तान को इसने जीत लिया था, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। 1191 में जो लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाते हैं। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसमें हार जाते हैं। ठीक है। 1194 में क्या होता है? तो चंदावर का युद्ध होता है जो कि जयचंद्र और गौरी के बीच में होता है, जिसमें जयचंद्र मारा जाता है और गौरी जो है वो जीत जाता है। ठीक है। और जयचंद्र था कौन? तो जयचंद्र जो है वो कन्नौज वंश का शासक था। किसका? कन्नौज का एक शासक था जो कि गहड़वाल वंश कहलाता है। ठीक है। और सबसे पहले 1175 में जो है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा मुल्तान को जीता गया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर शासन की बात कर लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत पर शासन कब तक किया गया था? तो 320 ईयर तक जो है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसको माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर कितने जो वंश हैं वो आते हैं? तो 5 वंश आते हैं, जिसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, गुल, खा, तू, से, लो। क्या? गुल, खा, तू, से, लो। गुल से गुलाम, खा से खिलजी, तू से तुगलक, सा से सैयद, ला से लोदी। ठीक है। तो गुलाम वंश की बात कर लेते हैं तो 1206 से 1290 तक चलते हैं। जिस गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऐबक थे, जिसकी मृत्यु जो है वो पोलो खेलते समय हो गई थी। वर्तमान समय में पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी जो है वो होते हैं। 1206 से 1210 तक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहता है, जिसको हम लाख बख्श और पीर बख्श के नाम से भी जानते हैं, जिसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में बनाई थी। अब आ जाते हैं खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो इसके खिलजी वंश के संस्थापक रहते हैं, जो कि 1210 से लेकर 1320 तक इसका शासनकाल रहता है। जिसका सबसे छोटा शासनकाल रहा है तो वो कौन रहा है? तो खिलजी वंश रहा है। और सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? तो तुगलक वंश का रहा है, जो 1320 से लेकर 1414 तक चलता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश की बात कर लेते हैं तो सैयद वंश जो है इसके संस्थापक खिज्र खां थे, और इसका शासनकाल जो है वो 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। लोधी वंश
बहलोल लोधी इसके संस्थापक रहे हैं और 1451 से लेकर 1526 तक जो है वो लोधी वंश ने शासनकाल किया। इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बाद जो है वो रजिया सुल्तान ही गद्दी पर बैठती हैं 1236 से लेकर 40 तक, ठीक है। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो 1211 से लेकर 1236 तक है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने चांदी के जो सिक्के थे उसको टंका और तांबे के जो सिक्के थे उनको हम जीतल कहते थे। क्या जीतल उस टाइम कहते थे। इसका प्रचलन करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। इन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता को 40 के रूप में यानी कि तुर्क चालीसा का गठन किसने करवाया था, तो तुर्क चालीसा का गठन जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा ही करवा दिया गया था और बलबन के द्वारा जो है इसको ख़त्म करवा दिया गया था, जिसको हम तुर्क चैलगानी के नाम से जानते हैं या फिर 40 तुर्क सरदार के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई थी। किसने, इल्तुतमिश ने। ऐबक ने क्या किया था, ऐबक ने तो अपनी लाहौर राजधानी बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था, लाहौर से राजधानी जो है उठाकर दिल्ली में स्थापित कर ली थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ऐबक के द्वारा जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी जो है वो 60 घंटे के अंदर अंदर ऐबक के द्वारा ही बनवा दिया गया था। रजिया सुल्तान की बात कर लेते हैं तो रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो 1236 तक 1240 रहता है और बहराम शाह जो है इसी का भाई था, किसका, रजिया सुल्तान का, जो कि 1240 से 1242 तक बहराम शाह शासन करता है, ठीक है। क्या हुआ था, विद्रोह हो रहा था कहाँ पर, तो विद्रोह हो रहा था तो इसने अल्तुनिया को जो है वो तरबर हिंद भटिंडा में, भटिंडा कहाँ पर है, पंजाब में, पंजाब में जो है वो विद्रोह हो रहा था। और रजिया सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान जो है वो अल्तुनिया मतलब कि अल्तुनिया की प्रेमिका थी, ठीक है। नहीं, अल्तुनिया जो है वो रजिया सुल्तान को पसंद करता था, किसको, रजिया सुल्तान को, ठीक है। और रजिया सुल्तान किसी और को पसंद करती थी, उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, हाँ ये रहा, यकूत खान, जो प्रेमी है उसका नाम था यकूत खान और अल्तुनिया जो है वो रजिया सुल्तान को पसंद करता था। तो अल्तुनिया जब पंजाब में पंजाब के भटिंडा में विद्रोह कर रहा था, विद्रोह को शांत करने में लगा हुआ था, तो रजिया सुल्तान इसके पास में जाती हैं, ठीक है। और तब तक क्या करता है, अल्तुनिया जो है वो याकूत को मरवा देता है। और जब रजिया सुल्तान यहाँ पर पहुँचती हैं तो उनको पता चलता है कि याकूत खान की मृत्यु हो गई। तो अल्तुनिया जो है इनको रजिया सुल्तान को किला मुबारक में, कहाँ पर, किला मुबारक में बंद कर लेता है। रजिया सुल्तान को कहाँ पर कैद करके रखा गया था, तो किला मुबारक में कैद करके रखा गया था। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। कर्क रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा छार, क्या है, मित्र पर गमछा छार। मित्र मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम, रा मतलब राजस्थान, गा मतलब गुजरात, माँ मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, झार मतलब झारखंड, ठीक है। यहाँ से होकर जो है वो कर्क रेखा जलवायु को प्रभावित करते हुए निकलती है। कर्क रेखा कितने देशों से निकलती है, तो 17 देशों से निकलती है और 3 महाद्वीपों से होकर निकलती है और 6 जल निकाय से होकर कर्क रेखा जो है वो निकलती है। सबसे ज़्यादा राज्यों में 24 डिग्री नॉर्थ से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो झारखंड, जिसकी राजधानी कौन सी है, तो रांची इसकी राजधानी है, ठीक है। सबसे दूर की बात कर लेते हैं तो जयपुर, जो कि राजस्थान की एक राजधानी मानी जाती है, ठीक है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 का नाम दिया गया था। तो भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं, इसी को हम जीरो इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा के नाम में जानते हैं, किसको, भूमध्य रेखा को, ठीक है। भारत में मानक देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो एक है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ठीक है। तो कितने मानक देशांतर की बात कर लेते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्व जो है देशांतर रेखा निकलती है। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इसको बनाया गया था। कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं
जिनमें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो 11 हैं, जो कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण गुजरात में ये स्थित है, जो कि जंगली गधे के लिए फेमस है। सबसे छोटे की बात कर लेते हैं तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम का है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व किसको माना जाता है, तो तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी को माना जाता है। ये किसके लिए फेमस है, तो डुगोंग समुद्री गाय पाए जाने के लिए ये फेमस है, मन्नार की खाड़ी। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, एमपी में है। पिन वैली कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। फ्लोवर वैली किसको कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। नुब्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। कम्बन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। डेजडू कहाँ पर है, तो ये नागालैंड में है। स्पीति बुस्पा सांगला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। सिलिकॉन वैली के नाम से हम बेंगलुरु को जानते हैं, और अराकू घाटी जो है ये आंध्र प्रदेश में हम अराकू घाटी के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बात कर लेते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जिनमें कृषि होती है, मत्स्य पालन होता है, वानिकी होती है, वानिकी यानी कि जो वन पर डिपेंड रहते हैं, और पशुपालन जो है जो करते हैं पशुपालन, इनको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह होती हैं, विनिर्माण जिसको हम बोलते हैं, जैसे जूते बनाना, ठीक है, कपड़ों का उद्योग है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं जिनकी, उन्हीं को हम द्वितीय उद्योग में काउंट करते हैं। तृतीय उद्योग कौन सी होती हैं, जितने भी सरकारी चीज़ें होती हैं, जो जैसे कि एजुकेशन है सरकारी मिलती है, हॉस्पिटल है सरकारी होते हैं, बैंक है सरकारी होती हैं, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सभी किस में आएंगी। और जैसे आर्मी वगैरह है, ठीक है, सेवा क्षेत्र जिसके रूप में हम जानते हैं, तो ये किस में आएगी, थर्ड में आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है। कब, देखो, चाहे 1% ज़्यादा ही किसी और का क्यों ना हो, तो वो उसी का होता है। जैसे सरकार कोई भी अगर अर्थव्यवस्था है जैसे भारत की, ठीक है, और मान लो हम कोई बैंक है, ठीक है, उसने लोन लिया है सरकार से, तो उसमें 51% जो होती है वो सरकार की भागीदारी होती है, और 49% जो है वो कंपनी की भागीदारी वो रहती है, ठीक है। चाहे बेशक आधी सरकार लगाए और आधी कंपनी लगाए, तो उसमें जो ज़्यादा हिस्सा होगा वो मानी किसकी जाएगी, तो सरकार की ही जो है वो बात मानी जाती है। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अगर लिंक जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आज पहला सेट है, कल दूसरा सेट करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो अपना सेट करते रहेंगे, और नेक्स्ट सीरीज भी जो है अपनी धीरे धीरे जो है वो चलती रहेगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।